नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। बरेली में एक ऐसे हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है जो न सिर्फ व्यापारी, समाजसेवी जैसे लोगों को निशाना बनाता था, बल्कि इनका शिकार एक पुलिस ऑफिसर भी हुआ है। इस गैंग के जाल में फंसे 32 लोग अब तक सामने आ चुके हैं और 2.5 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग का खुलासा हुआ है। चौंका देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। शातिर चाल, हुस्न का जाल। सुन ली मैंने। तू इसे रखेगा? अब तू रखेगा इसे? मैं नहीं रखूँ, तू रखेगा? हाँ बोल, इससे रखेगा नहीं रखे? बता, रखेगा? तू रखेगा? जिंदगी भर अब इसका खर्चा तू उठाएगा, तू अपने घर ले जा। मैं नहीं रखूँगा, अपने बच्चों को भी ले जा रही हूँ। पहले घर बुलाते फिर जाल में फंसाते। एक व्यक्ति मेरे घर के अंदर मेरी मैडम से गलत काम करते हुए पकड़ा है मैंने सर, और ये इसका बयान है। मैंने खुद पकड़ा है, किसी ने नहीं पकड़ाया। बरेली में एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो हनी ट्रैप के जरिए अब तक 2.5 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग कर चुका है। इस गैंग के जाल में पुलिस अफसर से लेकर आम लोग, व्यापारी से लेकर समाजसेवी तक फंस चुके हैं। हर किसी से लाखों की वसूली और उसके बाद हर महीने ब्लैकमेलिंग की किश्त, यानी इस जाल में फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये गैंग इतना शातिर है कि एक थानेदार भी इसके ट्रैप में फंसा और सस्पेंशन तक हो गया। ये है, मैं माधुरी पाल के घर पे रहती हूँ किराए पे, ठीक है। फिर वहाँ उसका देवर आया था, मनोज पाल आता है, वो मनोज पाल आता है उसके घर पे, ठीक है। तो उसने दारू फारू पी थी और माधुरी ने, दोनों ने। फिर मैं अपने रूम में सो रही थी, वो आया मेरे रूम में, घुस गया दारू के नशे में। उसने मेरे साथ गलत कर दिया था। माधुरी वीडियो बना रही थी, उसने वीडियो बना ली, उसके साथ वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। ये बहुत लोगों के साथ करती है। दरअसल ये लोग गैंग बेहद शातिर तरीके से चलाते हैं। पहले ये लोग सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हैं, फिर माधुरी नाम की ये महिला अपने शिकार को मीठी मीठी बातों में उलझाकर कॉल करने के लिए कहती है, फिर बातों में फंसाकर मिलने के लिए अपने घर बुला लेती है। शिकार खुद चलकर इनके घर तक आता है और फिर जैसे वो घर पहुंचता है तो महिला चुपके से अपने पति को बुला लेती है। जैसे ही पति घर के अंदर आता है तो दोनों को रंगे हाथों पकड़ने की एक्टिंग करता है और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। बरेली के हनी ट्रैप मामले में व्यापारी से लेकर सरकारी कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, एक एसओ के खिलाफ भी इस हनी ट्रैप के गैंग के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस गैंग के पीड़ितों की संख्या अनगिनत है, लेकिन अभी तक 32 लोग सामने आ चुके हैं और खुद को ब्लैकमेलिंग किए जाने की शिकायत की है। इसके अलावा सभी से इन लोगों ने 7-7 लाख रुपए वसूले हैं और इसके बाद हर महीने 20,000 रुपए भी लिए जाते हैं। ये गैंग बेहद कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैकमेलिंग करता है, यहाँ तक कि अगर शिकार इन पर भारी पड़े तो ये सीधे पुलिस को शिकायत करने का दांव लगाते हैं और अब तक कई लोगों के खिलाफ यौन शोषण और रेप जैसे संगीन केस दर्ज करवा चुके हैं। इसके बाद ये लोग समझौता करने के नाम पर भी पैसा वसूलते थे। हालांकि अब पुलिस इस गैंग की पूरी कहानी समझ चुकी है। कटिया थाना क्षेत्र कैंट की रहने वाली एक महिला के द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध जो है थाना कैंट पर 354, 452, 506 और 323 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो एक नामजद महिला है, उसके द्वारा थाना बरादरी पर भी इसके पूर्व में 2 मुकदमे लिखवाए गए हैं। इन सभी प्रकरणों की जो है साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इन लोगों की ब्लैकमेलिंग की शिकार एक महिला पुलिस के पास पहुंची और इनके पूरे खेल का खुलासा कर दिया। बरेली के हनी ट्रैप मामले में 32 लोगों के ऐसे नाम सामने आए हैं जिनमें 2.5 करोड़ रुपए की वसूली इस गैंग ने कर रखी थी और 7-7 लाख रुपए 12 लोगों से वसूल लिए थे। दरअसल महिला को भी पहले इन्होंने अपने जाल में फंसाया और फिर अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करते रहे। यहाँ तक कि पीलीभीत में तैनात रहे एक थानेदार को भी अश्लील चैट का आरोप लगाकर ये लोग सस्पेंड करा चुके हैं। ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैं शांत रही थी। आपके कहने का मतलब है उसका यही काम है? हाँ, उसका यही काम है। अब वो मुझे मजबूर कर रही थी, बिल्कुल मजबूर कर दिया था उसने, इसलिए मैं आज प्रार्थना पत्र देने आई थी। बरेली के इस हनी ट्रैप गैंग पर अब पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन ये वारदात साफ करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान से दोस्ती और फिर करीबी बेहद भारी पड़ सकती है। हनी ट्रैप मामले में ये गैंग पहले एफआईआर दर्ज कराता था और उन लोगों से वसूली करता था समझौते के नाम पर। इस मामले में एक एसओ को सस्पेंड भी किया जा चुका है। पीलीभीत का ये मामला सामने आया था, वहीं कई सारे व्यापारी
और नेता और सरकारी कर्मचारी इस गैंग के शिकार हो चुके हैं। अमेठी में एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आंखें फोड़कर बच्चे की बॉडी को जला दिया गया। 5 साल के इस मासूम के परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। तो ऐसे में सवाल यह है कि बच्चे की हत्या के पीछे कहीं कोई तंत्र मंत्र वाली काली साजिश तो नहीं है। देखिए। अमेठी में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या। मासूम की आंखें फोड़ी, आधा शरीर जला डाला। बच्चे की मौत के पीछे रंजिश या फिर तंत्र मंत्र की खौफनाक कहानी। हमारे बच्चे की हत्या तालाब से जुड़ा हुआ एक नाला था, उसी में उसका शव मिला और उसकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके आंखों को फोड़ दिया गया था और उसको जगह जगह से जला दिया गया था। अमेठी के जामो इलाके के एक गांव में महज 5 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या करने की घटना से हड़कंप मचा है। बच्चा शाम के वक्त घर से लापता हुआ था। परिजनों ने अपने स्तर पर बच्चे की गांव और आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की तो कुछ घंटों बाद बच्चे का शव गांव के पास एक नाले के किनारे पड़ा मिला। बच्चे की डेड बॉडी की हालत देखकर हर कोई सहम गया। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आग से छुआ दिया हो उसको। उसके पूरा बैक में और जांघों में पूरा अच्छी तरह से उसको निर्मम तरीके से जलाया गया था उसको। वहाँ पे कुछ अगरबत्ती या कुछ ऐसे सामान मिले हैं जिससे नहीं सर, वो जैसे एक प्लानिंग किया हुआ हो इस तरह से किया गया था कि वहाँ पर कुछ नहीं मिला था। बस जब उसको मिला तो जितनी प्रक्रिया हुई थी जो हम आपसे बता रहे हैं, इतना सारा कुछ हमारे बच्चे के साथ किया गया हुआ था। पहले सर हमारे पास में शादी थी तो शाम 8 बजे से हमारा बच्चा गायब हुआ था। हम पूरी रात ढूंढे, बच्चा नहीं मिला। बच्चा सुबह 6 बजे वो मृतशैया पे मिला। बच्चे के परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। हालांकि इस घटना के पीछे किसकी बेरहम साजिश हो सकती है वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और तमाम पहलुओं को लेकर पड़ताल कर रही है। थाना जामो अंतर्गत ग्राम रेशी में एक बच्चे का शव प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चे की आंखें फोड़ना, शरीर जलाना, शरीर पर 5 जगहों पर कट के निशान लगाना कई आशंकाओं को जोर देता है। लेकिन पूरा मामला किसी रंजिश से जुड़ा है या फिर कहानी कुछ और ही है? इन सवालों के जवाब तो सिर्फ पुलिस की पड़ताल पूरी होने के बाद ही मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए छात्रों के धर्मांतरण की साजिश रचने का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो अब पूरी तरह से यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड भी हासिल हो चुकी है और अब पुलिस पूछताछ के जरिए बद्दो की हर बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर रही है। लेकिन अब तक बद्दो के पास से रिकवर हुए कुछ डेटा से जो कुछ हासिल हुआ वो उसके पाकिस्तानी कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। बद्दो बोलेगा, गेमिंग जिहाद के राज खोलेगा। धर्मांतरण के धंधे का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या? छात्रों को बहकाने के पीछे पाकिस्तानी साजिश। गेमिंग जिहाद के नए मॉड्यूल पर हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस खेल के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू को पुलिस गाजियाबाद लेकर आ चुकी है और अब उससे हर राज खुलवाने की तैयारी हो रही है। इससे पहले की पड़ताल में न सिर्फ पुलिस ने बद्दू और उसके साथियों की प्लानिंग के कई तार खोज निकाले, बल्कि इसी पड़ताल के दौरान गेमिंग जिहाद के मास्टरमाइंड का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। बद्दू के मोबाइल का डेटा रिकवर, चैटिंग समेत कई अहम सबूत मिले। धर्मांतरण जिहाद में इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल। बद्दू के पास पाकिस्तानी मेल आईडी भी थी।
बद्दों का मेडिकल परीक्षण हो चुका है, ऐसे में पुलिस उसको अपने घेरे के बीच में लेकर आ रही है। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उससे कोई बात ना कर पाए, लेकिन बद्दो है कि उससे बात करने की हम कोशिश करेंगे। देख सकते हैं बद्दो ने जो लंबे बाल रखे होते छोटे करा लिए। बद्दो, तुम पे जो आरोप लग रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? बद्दो, जो आरोप तुम पे लग रहा है क्या कहेंगे? बद्दो जो कि बच्चों का धर्मांतरण करता था, आज बोलने से कतरा रहा है। वजह यही है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा था कि बद्दो ही मेन एक्यूज है, और उसके बाद अब इसको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, लेकिन चेहरे पे इसके कोई शिकन अभी तक नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो पुलिस की टीम है बद्दो को लेकर जा रही है इसी गाड़ी के भीतर। बद्दो के फोन से काफी डेटा रिकवर हुआ। वो न सिर्फ गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए बच्चों को बरगला रहा था, बल्कि इसके अलावा वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा डेटा की पड़ताल में पुलिस उस वक्त चौंक गई जब उन्हें बद्दो के डेटा से एक पाकिस्तानी मेल आईडी का पता चला। बद्दो इस पाकिस्तानी मेल आईडी के जरिए किससे संपर्क में था और क्या बद्दो के हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं? ऐसे कई सवाल के जवाब अभी मिलना बाकी है। साफ है कि बद्दो की प्लानिंग सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो सबूत मिले हैं वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसे लेकर अब सिर्फ यूपी एटीएस ही नहीं बल्कि तमाम खुफिया एजेंसी बद्दो से पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में आज गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच में आज बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल कर आया है। जांच में ये बात सामने आई है कि इसके पास से कुछ पाकिस्तान की ईमेल आईडी मिली है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर कौन से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से इसे मदद मुहैया करा रहे थे। यानी कि अब इस आरोपी शहनवाज और बद्दो का पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल कर आया है और पुलिस ने अपनी जांच इसी दिशा में बढ़ा दी है। इस पूरे मामले की एनआईए और आईबी भी जांच कर रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शुभम प्रताप, नेटवर्क 18, गाजियाबाद। बद्दो इतनी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। शहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गाजियाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर छापे मारे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर हर पैंतर आजमाया गया कि आखिरकार कैसे बद्दो पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी कहानी। दस दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार शहनवाज उर्फ बद्दो कानून की गिरफ्त में आ ही गया। गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस दोनों मिलकर बद्दो को पिछले 10 दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन बद्दो लगातार लोकेशन बदल रहा था। उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। इसी दौरान बद्दो ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने भाई और मां को कोल्हापुर भेज दिया और बाद में मां को पुलिस के सामने हाजिर करवा दिया। बद्दो की मां ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे पुलिस को लगा कि बद्दो कोल्हापुर भाग गया और वहां से कहीं और निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये सब बद्दो के शातिर दिमाग की चाल थी ताकि पुलिस उसे कोल्हापुर और उसके आगे के इलाके में ढूंढे और वो मुंबई में आराम से अंडरग्राउंड रहे। गाजियाबाद पुलिस को 1 जून को बद्दो के बारे में पता चला था, तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पीड़ित नाबालिग लड़कों से पूछताछ के बाद जब गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढते हुए बद्दो के मुंब्रा स्थित घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लटका मिला। बद्दो अपने परिवार समेत फरार था। तभी से गाजियाबाद पुलिस और ठाणे पुलिस मिलकर उसकी तलाश में जुट गई थी। ठाणे पुलिस के मुताबिक शहनवाज उर्फ बद्दो समेत उसके सभी करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए गए थे और शातिर बद्दो ने फरारी के 10 दिनों में एक दिन अपने एक रिश्तेदार से बात करने की गलती कर दी। पुलिस ने फौरन बद्दो के उस रिश्तेदार के मोबाइल को जब्त कर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस हैरान रह गई। जिस बद्दो को पुलिस कोल्हापुर में ढूंढ रही थी वो मुंबई में छिपा बैठा था। बद्दो के रिश्तेदार के मोबाइल की तकनीकी जांच से पता चला कि बद्दो वर्ली इलाके में मौजूद है, जिसके बाद ठाणे पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर वर्ली में दबिश दी, लेकिन शातिर आरोपी बद्दो वहां से भाग निकला। तभी पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बद्दो अलीबाग की तरफ भागा।
इसके बाद मुंब्रा पुलिस की टीम अलीबाग के लिए रवाना हो गई। रविवार को रात करीब 11 बजे से पुलिस ने अलीबाग में एक लॉज की तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को शहनवाज के एक लॉज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस लॉज की घेराबंदी कर बद्दों को दबोच लिया। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मुख्य आरोपी बद्दों का नाम कैसे पुलिस के सामने आया, जरा इस पर भी एक नजर डाल लीजिए और समझिए कि कैसे महाराष्ट्र के ठाणे में बैठे बैठे बद्दों देश और दुनिया भर में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। दरअसल गाजियाबाद पुलिस को एक जैन परिवार के नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद की एक मस्जिद से मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ने एक जैन और 2 हिंदू नाबालिग लड़कों को धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की। पीड़ित नाबालिग लड़कों ने बद्दों के गेमिंग ऐप वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद पुलिस बद्दों की तलाश में महाराष्ट्र के मुंब्रा स्थित उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बद्दों परिवार समेत घर से फरार हो गया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोपी बद्दों से पुलिस को बहुत सारी पूछताछ करनी है। यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां सभी ये जानना चाहते हैं कि बद्दों किसके कहने पर धर्मांतरण के हाईटेक मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी शक है, जो बद्दों से पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा। यही नहीं, पुलिस ये भी जानना चाहती है कि भारत और यूरोप के अलावा और दूसरे देशों के कितने ऐसे लड़के हैं जिन्हें गेमिंग ऐप की लत लगाकर धर्मांतरण की तरफ खींचा गया। ये सब शहनवाज से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।